बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आज आप जानेंगे इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम की टाइप्स क्या हैं। इसके अलावा आप इस काबिल हो जाएंगे कि रियल लाइफ से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देख के खुद से आप बता सकेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसमें कौन सा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विलिब्रियम लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। बच्चों, ये जो इक्विलिब्रियम लफ्ज़ है ना, इसका मतलब होता है बराबरी, इक्वलिटी, तवाज़न। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका मतलब लिखा है बैलेंस, उर्दू में तवाज़न। ठीक है, इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, आपने 9th क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर एक बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उन सब का सम क्या है, ज़ीरो, बॉडी पे कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वो रेस्ट पर है, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, जिससे आपको क्लियर कंसेप्ट नहीं मिलता। 9th के लेवल तक तो ठीक है, लेकिन मुकम्मल कंसेप्ट वाली ये डेफिनेशन नहीं है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे थोड़ी फर्दर डिटेल के साथ। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर इतना देख लीजिए कि इस बॉडी पे भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक बुक है जो टेबल पे पड़ी है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये एक एक्शन होता है। एज अ रिएक्शन टेबल एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। ये दोनों इक्वल भी होती हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी होती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। क्यों? इसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्सेस बैलेंस हो गई हैं। ठीक है, तो बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। अब जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपने इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज पड़ी। वो क्या कि अगर एक बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, अगर एक बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उन सब फोर्सेस का सम जीरो है, या नंबर ऑफ टॉर्क उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, सबका सम जीरो है। ठीक है, बॉडी में किसी किस्म की कोई रोटेशनल मोशन नहीं है, कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन ये भी इक्विलिब्रियम की नामुकम्मल डेफिनेशन है। इसकी क्या वजह है आपको पता चल जाएगा इस लेक्चर में। ठीक है, मुकम्मल डेफिनेशन क्या है, मुकम्मल कंसेप्ट क्या है, आपको पता चल जाएगा। अभी ज़रा यहाँ पर इसी पे गौर कीजिए। उसने कहा कि एक बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्सेस और बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाले टार्क, ये अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन बॉडी में किसी किस्म की ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, बॉडी में किसी किस्म की रोटेटरी मोशन नहीं है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि एक बॉडी अगर घूमे बिना बिना रोटेट किए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट होती है, तो वो बॉडी क्या करती है? ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करती है। रोटेटरी मोशन में क्या होता है? बॉडी टर्न कर जाती है, बॉडी घूम जाती है। यानी आपने क्या सीखा? इस डेफिनेशन आपको क्या बताती है कि अगर एक बॉडी, उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, उसके ऊपर टार्क एक्ट हो रही हैं, लेकिन ना तो वो बॉडी अलोंग द लाइन मूव करती है विदाउट रोटेशन, यानी ट्रांसलेटरी मोशन शो नहीं करती, और ना ही वो बॉडी घूमती है, ना वो रोटेशनल मोशन शो करती है, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप ये माइंड में रखें कि अगर एक बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, नंबर ऑफ टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं, और बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन जीरो है, तब वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ये बात मैं आपको अभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रूव करके बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, ताकि आपको इस चीज़ का यकीन हो जाए कि बेसिकली बॉडी इक्विलिब्रियम में कौन सी होती है, जिसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस तो एक्ट हो रही हैं, नंबर ऑफ टॉर्क्स तो एक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। सिर्फ ये कह देना कि बॉडी रेस्ट पर है, ये काफ़ी नहीं है। हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम की। नंबर 1, पहला इक्विलिब्रियम जो है वो है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरी टाइप है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। ज़रा इनके मीनिंग पे गौर करें, आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। स्टैटिक लफ्ज़ का मतलब होता है ठहरा हुआ, ठीक है, और डायनामिक मतलब मोशन में। यहाँ पर ऐसा इक्विलिब्रियम होगा जिसमें एक बॉडी रेस्ट पर होगी और वो इक्विलिब्रियम में होगी, और यहाँ पर एक ऐसा इक्विलिब्रियम होगा जिसमें बॉडी रेस्ट पर नहीं होगी। तो यहाँ से पहली बार में ही आपको समझ आ गई होगी कि ये जो डेफिनेशन लिखी है कि बॉडी पे टॉर्क एक्ट कर रही हैं, बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन उसमें ना तो ट्रांसलेशनल मोशन है ना ही रोटेशनल मोशन है, यानी वो मूव नहीं कर रही, वो रेस्ट पे है। तो क्या सिर्फ रेस्ट वाली बॉडी ही इक्विलिब्रियम में होती है? नहीं, जो बॉडी मूव कर रही है वो भी इक्विलिब्रियम में होती है। तो हमने क्या याद रखना है? हमने ये याद रखना है कि बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट हो,
बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेस एक्ट हों लेकिन बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। यहां पर मैं प्रूव करूंगा इस चीज को, ठीक है। ओके, अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि स्टैटिक लफ्ज का मतलब होता है ठहरा हुआ, ये रेस्ट पे, डायनेमिक का मतलब होता है मूव करता हुआ, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये देखिए जरा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट under the action of several forces acting together is said to be in static equilibrium। ये देख लीजिए, बॉडी रेस्ट पर है, क्योंकि लफ्ज स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट पर है। बॉडी रेस्ट पर है और उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उन फोर्सेस का सम जो है वो जीरो है, इसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ये बॉडी रेस्ट पर है इस वजह से, ठीक है। तो सिंपली माइंड में रखें, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है उसके ऊपर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होता है, ठीक है, तभी वो रेस्ट पर है, राइट। और इस ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी रेस्ट वाला इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक लफ्ज का मतलब ठहरा हुआ, आपने भूलना नहीं, याद रखना है। अब आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है। वो पॉइंट्स क्या हैं? वो पॉइंट्स ये हैं, पहली बात कि अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो उसमें किसी किस्म का ट्रांसलेशनल या रोटेशनल वेलोसिटी नहीं होती, उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। ना तो वो ऐसे मूव करेगी और ना ही वो अप एंड डाउन मूव करेगी, ना वो बॉडी टर्न करेगी, ठीक है। समटाइम नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, वो इक्वल और अपोजिट भी होती हैं, लेकिन बॉडी टर्न कर जाती है। जैसे यहां पर ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, मैं इधर 2 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं, इधर भी 2 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं, दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं, एक ही बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं, लेकिन ये बॉडी रेस्ट पर नहीं है, ये बॉडी टर्न कर जाती है, ठीक है। तो ना सिर्फ बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशन ना हो बल्कि उसमें रोटेटरी मोशन भी नहीं होनी चाहिए। तो याद रख लें, बॉडी उस वक्त स्टैटिक मोशन में होती है जब उसके ऊपर फोर्सेस तो अप्लाई हो रही हैं लेकिन उसकी रोटेशनल वेलोसिटी भी जीरो हो, यानी रोटेट ना कर रही हो, उसकी ट्रांसलेटरल वेलोसिटी भी जीरो, यानी बॉडी इधर इधर ऐसे आगे पीछे मूव भी ना कर रही हो, ना ही अप मूव कर रही हो ना डाउन मूव करे, ठीक है। उसमें ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए, उसमें रोटेशनल वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा तभी होता है जब एक बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हों और वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हों। ऐसी सिचुएशन में नेट फोर्स क्या होती है? जीरो। नेट मतलब टोटल फोर्सेस बॉडी पे कितनी एक्ट हो रही है, जितना वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उतनी ही रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है, ये दोनों की दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, इसलिए नेट फोर्स यहां पर क्या होती है? जीरो। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने ये कहा था कि हमने ये याद रखना है कि फोर्सेस तो बॉडी पे एक्ट हो रही हैं लेकिन उसमें एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पर अगर हम देखें तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई होगी तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। अब जब नेट फोर्स जीरो है, इसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रही, कोई टोटल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो ही नहीं रही, तो इस केस के अंदर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। अगर आपको मसला है तो F इक्वल टू एम ए वाले फार्मूले में F की वैल्यू जीरो पुट करें, आपको A की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। तो देख लीजिए एक्सेलरेशन इस बॉडी में क्या है? जीरो, ठीक है। तो आपने ये बात माइंड में लाजमी रखनी है। बेशक आप लिखें स्कूल में, आपके जो टेस्ट होते हैं जो पेपर में लिखना है, आप बेशक ये लिखें, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बात याद रखें कि बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट करें चाहे टॉर्क एक्ट करें, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, तब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। ओके, तो अब क्योंकि ये रेस्ट पर है और मूव नहीं कर रही तो इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये कंडीशन हमने यहां पर प्रूव कर दी कि इसमें एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। अच्छा जी, फिर दूसरी तरफ आ जाता है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहां पे इसने क्या कहा था कि बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसके अंदर किसी किस्म का ट्रांसलेटरी या रोटेशनल मोशन उसके अंदर नहीं होगी, लेकिन जो बॉडी मूव करती है वो भी इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। अब कौन सी बॉडी? अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, ठीक है, तो वो बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। अब पहले जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम फिर क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, क्योंकि लफ्ज डायनामिक का मतलब होता है मोशन। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब एक बॉडी मूव कर रही है, उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। याद रहे, जो लफ्ज यूनिफॉर्म है इसका मतलब होता है एक जैसा। आपके जो स्कूल का ड्रेस है उसको यूनिफॉर्म क्यों कहा जाता है? सबका एक जैसा है, तो हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म है। अगर कोई और कलर की शर्ट पहन के आएगा तो हम कहते हैं आप यूनिफॉर्म में नहीं आए, जबकि ड्रेस तो उसने पहना है, सिर्फ कलर चेंज है, कोई और कलर का पहना है उसने, तो वो दूसरों से डिफरेंट हो गया, तो आप उसको यूनिफॉर्म आप नहीं कहते,
ठीक है। इसलिए याद रखें, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिट टाइम में एक बॉडी अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज करती है। अगर वो यूनिफॉर्म मूव कर रही है तो बताइए, क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है? नहीं। तो वेलोसिटी में चेंज अगर नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फिर इसका मतलब जीरो एक्सेलरेशन होगा। तो फिर वही बात आपके माइंड में आ गई होगी कि मैंने क्यों कहा था कि हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करें लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो। अब आप देख लो, डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है? बॉडी रेस्ट पर नहीं है, मूव कर रही है, लेकिन यह भी इक्विलिब्रियम में है। कैसे? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जीरो है। कैसे पता चला एक्सेलरेशन जीरो है? क्योंकि उसने कहा बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि अगर एक बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वो बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करती, वो एक जैसी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ती जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बढ़ती जा रही है, तो उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम होगा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ओके। तो अब इसके लिए कंडीशन क्या, जरा बात याद रखें। अगर किसी बॉडी ने डायनामिक इक्विलिब्रियम में होना है तो उसके अंदर कांस्टेंट रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन होनी चाहिए। अगर वो रोटेट कर रही है तो विद द कांस्टेंट रोटेशनल मोशन मूव करे वो, ठीक है, रोटेशन करे। अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, अलोंग द लाइन मूव कर रही है, तो वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, यानी उसमें किसी किस्म का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी बॉडी के ऊपर भी नेट फोर्स जीरो होती है। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, तो इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या है? आ गया आपके पास जीरो। क्यों? देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या मेजर करता है? टाइम के रिस्पेक्ट से बॉडी की वेलोसिटी कितना चेंज की है, यही मेजर करता है ना एक्सेलरेशन। अब जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपको जो हाँ यहां पर एक और बार क्लियर हो गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है, इसकी भी आगे फर्दर टू टाइप्स हमारे पास। एक आ जाता है ट्रांसलेशनल, दूसरा है रोटेशनल। ठीक है, ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखें, यहां पर उसने क्या कहा, उसने ये कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। अब वो दो तरह की हो सकती है, रोटेशनल यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट करे बॉडी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करे। दो तरह की मोशन की बात हुई ना, एक ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेटरी मोशन। अगर रोटेट करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और अगर ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। उसी बेस के ऊपर इसकी दो हमने ब्रांचेस फर्दर बना ली, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। अब जरा इनकी पहले डेफिनेशन देखें, आपको पता तो पहले से चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डायनामिक इक्विलिब्रियम, हमारे पास उसकी फर्स्ट टाइप आ जाती है डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब जरा देखिए, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी या यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कह लें, क्योंकि ये ट्रांसलेशनल है ना हमारे पास, ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसके अंदर बॉडी मूव करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। अगर वो वेलोसिटी उसकी ट्रांसलेशनल मोशन के साथ है तो हम ऐसे इक्विलिब्रियम को डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे, यानी बॉडी अलोंग द लाइन मूव कर रही है। ठीक है, उसकी लीनियर वेलोसिटी है, द बॉडी इज इन द डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये पैराट्रोपर जो ऊपर से नीचे आता है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, तो ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होती है। ये बॉडी मोशन में है और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है, ए की वैल्यू जीरो। ठीक है, अब दूसरी टाइप जो हमारे पास डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसके नाम से पता चल गया, बॉडी अगर रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा ना हो, अगर वो रोटेट कर रही है तो एक जैसी वेलोसिटी से रोटेट करती जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी डेफिनेशन देखें, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी कह लें या एंगुलर वेलोसिटी कह लें, ठीक है, आपकी मर्जी है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म, एक जैसी एंगुलर वेलोसिटी, द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया, यानी अब बॉडी रोटेट कर रही है लेकिन अपने अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, ओके जी। इसी तरह हमारे पास एक उसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो आप सीडी रूम के अंदर जो एक
सिटी इंटर करते हैं, ठीक है, वो घूम रही होती है, ठीक है, और उसकी जो घूमने की वेलोसिटी है वो एक जैसी होती है, ज़्यादा या कम नहीं होती। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अगर कोई बॉडी, उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही हैं या नंबर ऑफ टॉर्क एक्ट हो रही हैं और वो सब एक्ट होने के बाद बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इस डेफिनेशन के मुताबिक तो सिर्फ वही बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी जो सिर्फ रेस्ट पर है, क्योंकि जो बॉडी रेस्ट पर है उसमें रोटेशनल मोशन नहीं होगी, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो बॉडी मूव कर रही है वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। होती हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट भी इक्विलिब्रियम में होते हैं, जैसे इसकी टाइप इसने खुद ही बता दी, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट हों चाहे टॉर्क एक्ट हों, अगर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, अगर उसको वो रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी रेस्ट से वो मोशन में नहीं आ रहा, वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ये स्टैटिक है। अगर वो एक जैसी वेलोसिटी से बढ़ रहा है, उसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा नहीं हो रही, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसको बोलेंगे ये डायनेमिक है। ठीक है, और अगर वो अपनी मोशन जो है वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, मोशन के साथ आ रहा है, जैसे हमारे पास पैराट्रोपर है, अब इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, ये ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है विद नो एक्सेलरेशन, बॉडी इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेटरी मोशन विद नो एक्सेलरेशन, तो वो बॉडी हमारे पास होगी डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अगर कोई बॉडी रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है विद नो एक्सेलरेशन, उसमें किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम कहेंगे वो बॉडी डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।